हेलो ऑल ऑफ यू। आज हमारा डे 32। कल हम लोगों ने कौन से क्वेश्चन तक किए थे? कल हम लोगों ने किए थे क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने कल किए थे क्वेश्चन नंबर 17 तक की थी। यस, नाउ आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से शुरू करेंगे। सो डे 32 डे 32 ओके। डे 32 क्वेश्चन नंबर 18 पेज नंबर 63 लो। यस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। ओके, अब देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। मिस्टर जोशी's ट्रायल बैलेंस as on 31st March 2020 did not agree. The difference was put to a suspense account during the next trading period. मतलब आपने नेक्स्ट ईयर उसको रेक्टिफाई कर रहे, तो जो आपके नॉमिनल नेचर के अकाउंट रहेंगे उसको हम कहां पे लेके जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। द फॉलोइंग एज वेयर डिस्कवर्ड। अब यहाँ पे अपने को 8 उसने एरर दिए, तो 8 अपने को रेक्टिफाइड एंट्री पास करना पड़ेगा। लेकिन उसने पूछा क्या? वही पूछा होगा कि एंट्रीज पास करो या कोई अकाउंट बनाने, सस्पेंस अकाउंट। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द एरर इन ए सेम वे सो एज टू शो द करंट ईयर्स प्रॉफिट और लॉस करेक्टली। ठीक है, तो आपने वो आप इन द, जिसका मतलब क्या होता है? इन द सेम वे सो एज टू शो द करंट ईयर्स प्रॉफिट और लॉस करेक्टली। इससे कंफ्यूज मत हो ना। वो ये चाह रहे, वो कहते हैं कि ऐसा बताओ, पहले उसने कहा कि रेक्टिफाइड एंट्री पास करो और ऐसे ही करो कि करंट ईयर प्रॉफिट में मेरे कोई फर्क ना पड़े। ऑब्वियसली पिछले साल के एरर इस साल रेक्टिफाइड कर रहे, तो हम इस साल के नॉमिनल नेचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट में लेके नहीं जाते। हम उसको कहाँ लेके जाते? जो नॉमिनल अकाउंट रहते हम उसको लिखते हैं हम लोग पी एंड एडजस्टमेंट अकाउंट। और पी एंड एडजस्टमेंट का बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल अकाउंट में। कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं हम लोग उसको? कैपिटल अकाउंट में। ओके, सो ठीक है। अब आप लोग पहले यहाँ पे कुछ नाम वाम दिया मिस्टर जोशी ट्रायल बैलेंस। ओके, सो आप यहाँ पे लिखेंगे जर्नल एंट्रीज, यहां पे इस तरह लिखो रेक्टिफिकेशन इन सब्सिक्वेंट ईयर, रेक्टिफिकेशन इन सब्सिक्वेंट ईयर। ओके, सो आपको एटलीस्ट एक पेज तो लगेगा, इनफैक्ट एक पेज से ज्यादा ही लगेगा, तो आप पहले एटलीस्ट एक पेज तो ड्रॉ कर लीजिए। ओके, करेक्ट एंट्री, करेक्ट इफेक्ट गिवन, wrong effect, answer, rectification entry, ओके, रेक्टिफिकेशन एंट्री। अब साथ साथ में आप मेरे लिखते जाएंगे। क्या कहता है पहला पॉइंट? पहला पॉइंट हमसे कहता है द टोटल ऑफ द परचेज बुक ऑफ वन पेज, मतलब परचेज बुक थी उसके वन पेज, उसकी परचेज बुक की टोटल ऑफ वन पेज ₹5615 वॉज कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज एट 6551। मतलब परचेज बुक की टोटल अपने दूसरे पेज में 5615 के बदले 6551 लेकर चले गए, 6551, तो आपने ज्यादा लेके चले गए। ठीक है, सो यहां पर आप पहले नॉर्मल अगर आप एंट्री पास करो तो क्या होती है उसकी एंट्री? परचेज किया आपने, तो एंट्री पास, परचेज अकाउंट डेबिट 5615 टू पार्टी अकाउंट, सप्लायर अकाउंट, जो कहना है अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट 5615। अब आपने क्या करे, वो परचेज बुक की एक पेज की जो टोटल थी नेक्स्ट पेज में जब लेके गए 5615 के बदले में आपने 6551 लेके गए,
तो परचेज, क्योंकि परचेज बुक की जो टोटल रहती है परचेज अकाउंट में जाती है, तो कितनी गई आपकी 6551। पार्टी अकाउंट में बराबर क्या होता है, आपने परचेज बुक की टोटल करके नेक्स्ट पेज में ज्यादा लेके चले गए, तो ओवरऑल जब टोटल आएंगी तो परचेज अकाउंट में जाती है, तो 6551 से गई वो, ठीक है। जो भी आपने नेक्स्ट पेज में 6551 लेगी तो टोटल में इतना ही काउंट हो, मतलब टोटल जितनी भी आई होंगी उसमें 6551 आया इंस्टेड ऑफ 5615। टू पार्टी अकाउंट 5615। अब देखो सस्पेंस अकाउंट यहां पे आएगा, क्योंकि डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट अलग है। परचेज को डेबिट करना था 5615 से, हमने करे 6551 से, ज्यादा से डेबिट करे 6551 माइनस 5615, कितने से ज्यादा डेबिट करें 936 से ज्यादा डेबिट करें, तो मोर डेबिटेड, तो क्या करना पड़ेगा क्रेडिट करना पड़ेगा, तो आप क्रेडिट करेंगे 2। अभी नेक्स्ट ईयर अपन इसको रेक्टिफाई कर, तो नॉमिनल नेचर के अकाउंट को पीएनएल एडजस्टमेंट में रखेंगे। तो आप यहां पे लिखो 2 प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, ब्रैकेट में लिख देंगे परचेज, कितना अमाउंट है आपका 936। ये 936 कैसे है, 6551 परचेज में गया इंस्टेड ऑफ 5615, तो कितने से ज्यादा लेकर गए आप 936। और जो डेबिट में आपको लिखना रहेगा जब कोई चीज नहीं हो, वहां पे कहां पे ले जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट, कितना 936। तो जो जगह खाली डेबिट क्रेडिट, जो जगह खाली वहां पे सस्पेंस लिख देना। क्यों, रीजन आप क्रॉस चेक करना एग्जाम में कि आप डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट देखो यहाँ पे अलग अलग है, और ये दोनों का डिफरेंस कितना है 936 ही रहेगा। ओके, सो बीइंग परचेज अमाउंट excess debited, okay, being purchase amount excess debited, now rectified, okay, purchase account लिख लो, purchase account excess debited now rectified। अब आता है हमारा बी पॉइंट, क्या कह रहा है सेकेंड पॉइंट, नॉट बी, 212। ओके, देखो सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, ए सेल ऑफ ₹281 was entered in the sales book as 821 and posted to the credit of customer। पहले सही एंट्री पास करो, आपने सेल करे, कितने का सेल करे आपने 281 का, पहले करेक्ट एंट्री पास करेंगे। पार्टी अकाउंट डेबिट 281 टू सेल्स अकाउंट 281। आपने क्या करे वहां पे, ए सेल ऑफ ₹281 was entered in the sales book as 821, 820, सेल्स बुक में 821 लिखे, तो मैंने आपको बताया था अगर बुक में गलत तो पार्टी में भी गलत, तो आपने यहाँ पे 821 लिखे। और मगर वो कहता है कि ऑब्वियसली जब आप सेल्स बुक की टोटल को सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हो, पार्टी को क्या करते डेबिट करते, पार्टी को क्या करते मतलब डेबिट करते, मगर वो कहता है यहाँ पे पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ कस्टमर, कस्टमर को उन्होंने क्रेडिट में लिखे। तो अगर ये नहीं लिखा रहता तो मैं यही बोलता पार्टी को डेबिट करे और सेल्स को क्रेडिट करे 821 से, लेकिन वो बोलता नहीं, कस्टमर को डेबिट ना करते हुए क्रेडिट करे, अमाउंट कितना 821। तो उन्होंने बड़ी भयानक सी एंट्री पास करे, ऐसी एंट्री पास करे, सेल्स को क्रेडिट करना था करे, लेकिन 281 के बदले 821 कर दिए, और पार्टी को डेबिट करना था तो पार्टी को क्रेडिट करे, वो भी कितने से 821 से। देखेंगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पर आपने डेबिट कुछ भी नहीं करे और एक क्रेडिट करे बच्चों, तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट ऑब्वियसली क्रिएट होगा। अब पार्टी अकाउंट को डेबिट करना था, क्या पार्टी को डेबिट करे, नहीं, तो करना पड़ेगा। सो पार्टी अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट है आपका 281। उसके बाद सेल्स को क्रेडिट करना था और सेल्स को क्रेडिट करे भी, सेल्स को क्रेडिट करना, सेल्स को क्रेडिट करे भी, लेकिन ज्यादा क्रेडिट करे, 821 क्रेडिट करे, करना था 281, तो आपने 540 से ज्यादा क्रेडिट करे, सो मोर क्रेडिटेड, तो डेबिट करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए सेल्स अब 821 माइनस 281, तो आपने कितने से ज्यादा उसको क्रेडिट कर दिए 540 से, तो मोर क्रेडिटेड हो गया सेल्स 540 से, उसको क्या किया डेबिट। अब पार्टी को आपने क्रेडिट करे, जो कि क्रेडिट नहीं करना, रॉन्गली क्रेडिटेड, तो क्या करना पड़ेगा डेबिट, सो प्लस 821, सो 281 प्लस 821 कितना होता है आपका 1102, तो यहां पर आप करेंगे अब 2
क्रेडिट में जो आपका शॉर्ट जा रहा है, यू राइट ए सस्पेंस अकाउंट 1102 प्लस 540 दैट्स कम 1642। तो आप यहाँ पे लिख सकते देखो 1642, यू कैन क्रॉस चेक इट, 821 प्लस 821 1642, देखो उतना आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में मैं लिख रहा हूं, कंटिन्यू लिखना। ओके ओके, अब आप यहां पे लिखेंगे बीइंग परचेज, सॉरी, बीइंग रॉन्ग amount recorded in sales book and party account wrongly credited, now rectified, ओके। अब आते थर्ड पॉइंट पे, क्या कह रहा है थर्ड पॉइंट, ए रिटर्न टू क्रेडिटर ₹295 was entered in the return inward book, however creditor account was correctly posted। अब आपने क्रेडिटर को रिटर्न करे, तो क्रेडिटर को रिटर्न करे क्या एंट्री पास होगी, क्रेडिटर, एक मिनट, क्रेडिटर को क्या रिटर्न करे, ए रिटर्न टू क्रेडिटर ₹295। तो आपने जो चीज, क्रेडिटर कौन था, जिसको अपने को पैसे देना है, तो किसको पैसा देना रहेगा, जिससे अपने गुड्स परचेज करे, तो परचेज रिटर्न, तो परचेज की एंट्री पास होती, परचेज टू क्रेडिटर, तो रिटर्न करे तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न। ओके, तो अब क्रेडिटर के नाम से बोलो, पार्टी के नाम से बोलो, एक ही बात है। तो मैं कहता हूं यहां पे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 295 टू परचेज रिटर्न अकाउंट, to purchase return account 295। ओके, टू परचेज रिटर्न अकाउंट 295। अब गलती क्या हो गई, वो कहते हैं कि एंटर्ड इन द रिटर्न इनवर्ड बुक, तो रिटर्न इनवर्ड बुक को दूसरा नाम है इसका सेल्स रिटर्न बुक। रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड मतलब जो चीज वापस, जो बेचे वही वापस आएंगे ना, रिटर्न इनवर्ड बुक है, सेल्स रिटर्न है। अब इस सेल्स रिटर्न बुक है आपकी, तो कहते हैं कि उसको सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न द सेल्स रिटर्न में लिख दी। मगर मतलब हाउएवर क्रेडिटर अकाउंट वाज करेक्टली पोस्टेड, अगर वो ऐसा नहीं कहता कि करेक्टली पोस्टेड, तो मैं पता है क्या कहता था, मैं कहता था सेल्स रिटर्न बुक, सपोज ये, ओके, तो मैं ही क्या, अगर वो कहा उसने करेक्टली पोस्टेड, अगर वो नहीं कहता तो मैं ही कहता कि यहां पे आपने इसकी जो टोटल जाती थी उस सेल्स रिटर्न अकाउंट में जाती थी, किस साइड में, डेबिट साइड में, क्योंकि सेल्स की एंट्री पास थी डेटर्स टू सेल्स, सेल्स रिटर्न की सेल्स रिटर्न टू डेटर्स। अब यहां पे जो ये पार्टी अकाउंट है, तो पार्टी अकाउंट को अपन क्या करते थे, क्रेडिट, मैं ऐसा ही करता था। अगर वो क्वेश्चन में मेरे को ये नहीं कहता कि पार्टी अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट करेक्टली पोस्टेड, तो वो करेक्ट पोस्ट हुआ, इसका मतलब उसको, हमको पार्टी को डेबिट करना था और हमने पार्टी को डेबिट करे भी, तो ये बराबर हुआ पार्टी अकाउंट डेबिट, पार्टी की जगह मैंने क्रेडिटर वर्ड यूज किया क्योंकि उसने सेंटेंस में क्रेडिटर वर्ड यूज किया, एक ही चीज है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 295, ये करेक्टली पोस्ट हुआ है, लेकिन सेल्स रिटर्न अकाउंट यहां पे डेबिट हुआ, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 295। तो वो अगर नहीं कहता कि करेक्टली पोस्टेड, तो मैं एंट्री पास करता था सेल्स रिटर्न टू क्रेडिटर अकाउंट, लेकिन दोनों का डेबिट किया, क्यों, क्योंकि उसने बोला पार्टी अकाउंट को करेक्टली पोस्ट किया, तो उसने कहा कि पार्टी अकाउंट को करेक्टली पोस्ट किया, तो करेक्टली पोस्ट किया, तो भाई डेबिट करना था, और उसने डेबिट करना था और डेबिट किया। अब रेक्टिफाइड एंट्री, होशा आवाज में बोलना, क्रेडिटर को डेबिट करना था, क्रेडिटर को डेबिट करे, कोई दिक्कत नहीं है। सेल पर अब आपका परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना था, परचेज रिटर्न को क्रेडिट नहीं करे, तो आप करेंगे अब टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट परचेज रिटर्न, कितना अमाउंट है आपका 295। सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया, जो कि नहीं करता, रॉन्गली डेबिटेड, तो क्रेडिट करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट सेल्स रिटर्न अकाउंट 295। तो सस्पेंस अकाउंट आएगा ही आएगा ना, यहाँ पे डेबिट करे आपने दोनों को, ये दोनों को क्या करे आपने, ये दोनों को आपने डेबिट करे, तो क्रेडिट कुछ भी नहीं करे। तो यहां पे उसने बोला पार्टी अकाउंट को करेक्टली पोस्टेड, मैं लिख देता हूं,
बट हियर करेक्टली रिकॉर्डेड। करेक्टली रिकॉर्डेड मतलब उसको अपने को क्रेडिटर को वहां पे डेबिट करता, उसको डेबिट उसने करा। ओके तो यहां पे आप लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट। कितना आ रहा है 590। तो आप देख लो रेक्टिफाइड एंट्री, सॉरी जो रॉन्ग एंट्री उसमें 590 का डिफरेंस होगा। बीइंग परचेज रिटर्न wrongly posted in sales return book now rectified. Now rectified. Okay. Next, fourth point. ओके क्या कह रहा है फोर्थ पॉइंट आपसे? वो कहता है कि कैश रिसीव फ्रॉम सेनु, रुपीज 895 वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेतु। अब दो सिमिलर जैसे नाम है तो कैश रिसीव अपने सेनु, तो पहले करेक्ट एंट्री पास करो। कैश अकाउंट डेबिट 895 किससे? सेनु से, टू सेनु अकाउंट 895। लेकिन क्या गलत कर दी अपन ने क्या गलती करे? वो कहता है कि आपने कैश अकाउंट तो डेबिट करे, लेकिन डेबिट एक तो सेनु को नहीं, कोई सेतु करके कोई और है उसको आपने क्रेडिट करना, क्रेडिट के बजाय डेबिट करे, तो एक तो अकाउंट भी गलत है और साइड भी गलत है। चलो ठीक है, तो आपने कैश अकाउंट डेबिट, ये तो सही है। 895 सेतु अकाउंट डेबिट, कोई और ही पार्टी उसको आपने डेबिट करे, तो मतलब आपने यहाँ पे बच्चों दोनों का आपने डेबिट करे और यहाँ पे क्रेडिट आपका कुछ भी नहीं, तो क्या आएगा? सस्पेंस आएगा। कैश को डेबिट कर रहा था, कैश को डेबिट करे तो कोई दिक्कत नहीं। सेनु को क्रेडिट करना था, नहीं करे, नॉट क्रेडिटेड, तो क्रेडिट करो। कितना अमाउंट? 895। सेतु को क्रेडिट, सॉरी सेतु को डेबिट नहीं करता, रॉन्गली डेबिटेड, तो क्रेडिट करना पड़ेगा 895। तो यहां पर आप लिख देंगे अब सस्पेंस अकाउंट। 895 प्लस 895 1790 being सेतु अकाउंट debited instead of सेनु account, okay, instead of सेनु account that should be credited. Now rectified. Now rectified. Okay. Next. Okay, now rectified. Next. Goods worth rupees 1400 were dispatched to a customer before the close of the year, but no entry, no invoice was made. Goods आपने भेजे कोई कस्टमर को, तो अल्टीमेट आपने सेल की जिसकी एंट्री पास नहीं करे, वो कह रहा है। तो सेल की एंट्री पास, कस्टमर वर्ड यूज करो, डेटस वर्ड यूज करो, पार्टी वर्ड यूज करो, एक ही है। तो कस्टमर अकाउंट डेबिट 1400 टू सेल्स अकाउंट 1400। सो रेक्टिफाइड एंट्री वही की वही होंगी, कस्टमर को डेबिट करना था, नहीं करे, नॉट डेबिटेड, करो। सो कस्टमर अकाउंट डेबिट 1400। सेल्स आपका नॉमिनल अकाउंट है तो उसमें कहा जाएगा P&L एडजस्टमेंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 1400 बीइंग सेल ऑफ गुड्स नॉट recorded earlier, now rectified. Now rectified. Okay. Okay, next point, fifth हो गया, सॉरी सिक्स्थ पॉइंट। ओके, ध्यान से क्या कह रहा है आपसे?
6 पॉइंट कहता है गुड्स वर्थ ₹1600 वेर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। अब बच्चों आपकी कोई गलती ही नहीं है, मतलब अब ये सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस दूसरा चैप्टर है आपको ऊपर, सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस कहते हैं उसको, एक पूरा चैप्टर है आपको आगे। अब उससे रिलेटेड एंट्री यहां पे दे दी। अब आपकी भी कोई गलती नहीं है, मैं एंट्री लिख रहा हूं, मैं एक्सप्लेन भी करता हूं, लेकिन एक्चुअल में डिटेल में डिस्कशन इसका जो चैप्टर होगा सेल्स ऑन अप्रूवल वहां पे आएगा। ओके, बट डोंट वरी, घबराओ मत, मैं एक्सप्लेन करता हूं उसको। वो कहता है कि गुड्स वर्थ ₹1600, गुड्स वर्थ ₹1600 were sent on sale or return basis to a customer and entered in the sales book at the close of the year. The customer still had the option to return the goods. The gross profit margin was 20% on sales. पहले तो थोड़ा सा सिनारियो समझ लो आप क्या होता है। ये सेल्स और रिटर्न बेसिस जो होती क्या चीज है? सेल्स और रिटर्न बेसिस वो चीज होती है बेटा कि मैंने आपको कोई गुड्स दिया, सपोज आप कस्टमर हो, मैंने आपको कोई गुड्स दिया और मैंने आपको कहा कि अगर आपको पसंद आई तो रखना, आप लेके जाओ। मैंने कहा आप लेके जाओ, पसंद आई तो रखना, नहीं पसंद आई तो वापस कर देना। ये पसंद आई तो रखना, नहीं पसंद आई तो वापस रख देना, इस पे पूरा हमको एक चैप्टर है, इस पे पूरा हमको क्या है, एक चैप्टर है। पसंद आई तो रखना, नहीं पसंद आई तो वापस रख देना, सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस। तो मैंने आपको कोई गुड्स बेचा, अगर आपको गुड्स पसंद आया तो रखना, नहीं पसंद आया तो वापस कर देना। तो वो कहता है बेटा कि इसको सेल्स कब मानो? गुड्स वर्थ ₹1600 were sent on sales or return basis to a customer and entered in the sales book at the close of the year। और आपने क्या कर उसको सेल्स रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन एट द क्लोज ऑफ द ईयर द कस्टमर स्टिल हैड द ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स। इसका मतलब क्या होता है कि मैंने आपको गुड्स भेजा और क्वेश्चन में लिखा कि मैंने उसको सेल्स मान लिया। मैंने क्या कहा? मैंने आपको गुड्स भेजा और मैंने इसको क्या करा, यहाँ पे सेल्स मान लिया बेटा, लेकिन एक्चुअल में मैंने उसको ऑलरेडी पहले सेल्स लिख लिया था। लेकिन क्या हुआ कि मैंने इसको सेल्स मान लिया, लेकिन वो कहता है कि नहीं, कस्टमर के पास अभी भी ऑप्शन है ये गुड्स को रिटर्न करने का। मतलब अभी तक के सेल हुआ नहीं है, अभी तक के सेल हुआ नहीं है, मगर आपने उसको सेल मान दिया। मतलब आपने, मतलब ये जो भी मिस्टर जोशी की ट्रायल बैलेंस बोल रहे हैं, इन्होंने यहाँ पे क्या करे, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको सेल्स मानी। उसको सेल्स मानना नहीं चाहिए था। क्यों नहीं सेल्स मानना चाहिए था? क्यों नहीं सेल्स मानना चाहिए था? क्योंकि वो गुड्स अभी तक बिका नहीं है, कस्टमर के पास अभी भी ऑप्शन है कि गुड्स ये वापस कर दे। तो एक्चुअल में इसको हम सेल्स जब मानते हैं जब कस्टमर अप्रूवल दे देता है बेटा। और रीजनेबल, आप पढ़ाऊंगा आगे आपको सेल्स ऑन अप्रूवल चैप्टर में, कि जब कस्टमर आपको एक गुड्स का अप्रूवल देते कि हाँ मैं खरीद लिया, तो जब उसको अपन सेल्स मानते, तो उसने कोई अप्रूवल नहीं दिया और साल के आखिरी में वो कहते हैं कि उसके बाद अभी भी ऑप्शन है कि गुड्स को वापस कर दे, मतलब इसको सेल्स मानना नहीं था। तो इसमें दो चीज आती है कि स्टॉक का भी कंसेप्ट है, उस पर मैं आता हूं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आता हूं। पहले हम लोग यहां पे लिखेंगे, पहले यहां पर लिखते, इसमें ना दो एंट्री आएंगी फोर्थ पॉइंट में, कि मैंने जब रिकॉर्ड किया, सेल्स रिकॉर्ड करना चाहिए था, जब गुड्स भेजा नहीं, मैंने सेल्स उसको रिकॉर्ड करना नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि सपोज आप कस्टमर, आपके पास ये ऑप्शन है कि आप वो गुड्स क्या कर दो, वापस कर दो। इसी को सेल्स और रिटर्न बेसिस बोलते हैं। और बिल्कुल भी घबराना नहीं, क्योंकि आपका सेल्स और रिटर्न बेसिस एक पूरा का पूरा अपने को क्या है बच्चों, एक पूरा का पूरा एक चैप्टर है, पूरा का पूरा हम लोग को एक चैप्टर है। तो वहां पर हम लोग इस चीज को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी रेक्टिफिकेशन में आ गया तो मैं डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे कि मैंने एक्चुअल में जब आपको गुड्स भेजा तो मैंने इसकी कोई एंट्री पास नहीं करना चाहिए था, ये करेक्ट ट्रीटमेंट था। क्यों? क्योंकि सेल्स हुआ ही नहीं, आपके पास ऑप्शन है कि गुड्स वापस कर दो। उसको सेल्स जब मानते जब कस्टमर अप्रूवल देता है कि हाँ मेरे को, मैं खरीदना चाहता हूं करके। तो मैंने आपको गुड्स दिया, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको ये गुड्स दिया, ठीक है, मैंने आपको एक गुड्स दिया, मैंने कहा ये लेकर जाइए, गुड्स लेकर जाइए। अरे पसंद आया रखना, नहीं आया वापस कर देना, आपको बोला। तो आपने क्या करे बच्चों, एक सेकंड चार्ज पे लगा दूं, आपने क्या करे, आपने गुड्स को अपने आपके पास है, लेकिन अभी मैं सेल्स नहीं मान सकता। क्यों? क्योंकि आपने अप्रूवल नहीं दिए। आप अप्रूवल दोगे, हाँ मेरे को पसंद आया मैं ले रहा हूं, तो जब तक इसको सेल्स नहीं मानेंगे। तो मैंने आपको गुड्स भेजा तो सेल्स मानना नहीं चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन में बोलता है कि उसको सेल्स उसने मान लिया, तो आपने एंट्री पास कर ली उसकी, कस्टमर अकाउंट डेबिट 1600 रुपए टू सेल्स अकाउंट कितना, 1600 रुपए। तो कस्टमर अकाउंट डेबिट 1600 टू सेल्स अकाउंट 1600, ये एंट्री पास हो गई, जो कि पास करना नहीं चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था पास? क्योंकि अभी तक के सेल्स वो हुआ नहीं है। जब कस्टमर अप्रूवल देता है कि हाँ मैं गुड्स ले रहा हूं, जब उसको सेल्स मानते, तो इसकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या पास होंगी, रेक्टिफाइड एंट्री क्या पास होंगी, यहाँ पे आपने एंट्री पास करा, कस्टमर अकाउंट डेबिटेड, तो अपने को
कस्टमर को डेबिट करना था, नहीं, रॉन्गली डेबिटेड, तो इसको क्रेडिट करो टू कस्टमर अकाउंट 1600। अब सेल्स को क्रेडिट करें, रॉन्गली क्रेडिटेड, तो डेबिट करेंगे इसको, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, सेल्स अकाउंट डेबिट कितना 1600, बीइंग कस्टमर अकाउंट credited with goods not yet purchased, ठीक है। अब इसमें ना मुझे एक और चीज बात करनी है, ये फोर्थ पॉइंट में ना एक और आएगा, फोर्थ पॉइंट में आप ए बी करके आप चाहो तो लिख लो, ये ए का मैं एक और पॉइंट आपको बताऊंगा अभी, ठीक है, ए और बी ऐसे दो पॉइंट है। अब मैं नेक्स्ट पेज में लिखता हूं, ओके, ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखो यहां पे, अब ये बी पॉइंट अपन यहां पे डिस्कस करें, फोर्थ का ये बी पॉइंट। अब ये कैलकुलेशन ना बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे अभी बताने जा रहा हूं, मैं यहां पे ऊपर में लिख लेता हूं, ध्यान से आप मेरी बात सुनना बेटा। ये बहुत बार आएगा, बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये बेसिक चीज होती है। अब क्या होता है, आपको कभी क्वेश्चन में ऐसा बोलेगा कि जो गुड्स भेजा उसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है, तो बोले 20%, एग्जाम्पल ले रहा हूं 20%, हो सकता है बोले 20% ऑन सेल्स, बोले ये 20%, कोई भी जितना भी ऑन कॉस्ट बोले, तो मैं कहता हूं कि अगर उसने आपसे कहा ऑन सेल्स कितना का, उससे आपने सेल्स पे का, सो मैं आपसे कहता हूं कि अगर क्वेश्चन में उसने कहा एग्जाम्पल कि प्रॉफिट मार्जिन 20% ऑन सेल्स, और मैं यहां पे 20% ऑन सेल्स, तो सपोज मैंने कहा, याद रखना बेटा, ध्यान से मेरी बातों को सुनते जाना, छोटी छोटी बात, कि उसने कहा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, उसने हमेशा, उसने क्या, मैं कह रहा हूं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जो होता है वो आपका सेल्स होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल ये एप्पल कंपनी की पेंसिल है, अब ये जो भी कंपनी, एप्पल कंपनी ने जब ये बनाई होंगी सॉरी, इसकी कोई कीमत लगी होगी, कोई इसकी कीमत होगी, उसी को कॉस्ट कहते। तो कोई प्रोडक्ट को बनाने में जो लागत लगी है उसको क्या कहते हैं, हिंदी में कह रहा हूं, कोई प्रोडक्ट को बनाने में जो लागत लगी उसको कॉस्ट कहते। तो ये पेंसिल को बनाने में सपोज उसको, एग्जाम्पल कह रहा हूं, मुझे नहीं पता, 10,000 रुपए लगे, तो 10,000 में नहीं बेचेंगी ना, वो अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके बेचेंगी, तो उसने प्रॉफिट ऐड करी 2,000, तो सेल कितना हो गया 12, तो कॉस्ट हुई जितनी भी लागत, जितने की लागत वो 10,000, एग्जाम्पल 2,000 रुपए का प्रॉफिट, और उसने बेचा कितने में, उसने बेचा 12,000 में, सो टोटल 12,000 क्या होंगे, सेल वैल्यू। अब समझना, कई बार क्वेश्चन में कहता हमसे कि प्रॉफिट मार्जिन, जैसे इस क्वेश्चन में आप देखोगे उसने अपने से कहा कि जो गुड्स वो उसने जो भेजा था दैट इज 20% ऑन सेल्स। अब इसको बड़े अच्छे से समझना है कैलकुलेशन को, व्हाट इज 20% ऑन सेल्स, आगे चल के भी अपने को बहुत काम आएगा आपको, हमेशा इंटर में भी लोग नहीं समझते छोटी छोटी चीज, अभी तो फाउंडेशन में आप, लेकिन छोटी छोटी चीजें आप ध्यान से सुनो। तो उसने कहा कि 20% ऑन सेल्स, तो जिस पे बोला, मेरे वर्डिंग्स को ध्यान पे रखना, जिस पे उसने बोला, हमेशा जिस पे वो परसेंटेज बोला, जैसे आप एक क्वेश्चन में देख रहे 20% ऑन सेल्स, 20% ऑन सेल्स, किस पे बोला 20%, 20% किस पे बोला, सेल्स पे बोला, सो 20% ऑन सेल्स, जिस पे बोला सेल्स पे बोला, तो सेल्स को 100 लेना हमेशा। तो मैंने कहा बेटा सेल्स को 100 लिया और 20% प्रॉफिट है, तो अब आप मुझे बताओ कि 20% सेल्स का, तो जिस पे बोला उसको 100 ले लें, तो मैंने सेल्स को 100 ले लिया, प्रॉफिट कितना है बेटा उसका 20, प्रॉफिट कितना 20, तो आप मेरे को बताइए कॉस्ट की जगह पे कितना होगा कि वो प्रॉफिट 20 ऐड करके 100 आया होगा। उसने बोला 20% ऑन सेल्स, तो सेल्स को 100% ले लेना, सेल्स को कितने परसेंट लेना बेटा, 100% आपने सेल्स को लेना। तो मैं कहता हूं यहां पे 20% ऑन सेल्स बोला तो सेल्स को 100% ले लिया, तो कॉस्ट कितना होगा बच्चों, कॉस्ट कितना होगा जो उसमें 20 ऐड करके 100 आया होगा, करेक्ट जवाब 80, करेक्ट, सही बोल रहा अंकित, सौरभ, करेक्ट 80। तो यहां पर कितना होगा बच्चों, यहां पर होगा आपका 80। मैं जान के समझा रहा, क्वेश्चन तो अपन बाद में बात करते भी, तो यहां पर आएगा। अब ये ऐसा क्यों करते बेटा, तो अपने को बड़ी मदद करता है अमाउंट निकालने में। तो मैंने कहा यहां पे
अमाउंट निकालने में ये बहुत मदद करता है। मतलब ये अमाउंट मैं यहां पे लिखता हूं, अब ध्यान से सुनना। अब जैसे क्वेश्चन में उसने कहा आपसे कि ये जो गुड्स उसको भेजा 1600 रुपए की सेल वैल्यू थी बेटा, उसमें प्रॉफिट था 20% ऑन सेल्स। तो अपने को ये तो पता है ना कि ये अमाउंट वाइज बोलूं तो ये 1600, सॉरी। अब मैं कहता हूं कि ये मैंने क्वेश्चन मार्क रखा कि कॉस्ट पता लगा के बताओ जुबैर सर, आप कॉस्ट पता लगा के बताओ। मैंने अभी पता लगा लूंगा। मैं कहता हूं कि ये 1600 जो है 100 है तो 80 कितना। मेरी भाषा समझे अभी क्या बोला मैंने आपको? अगर ये 1600 रुपए 100 है तो 80 कितना। तो मैंने कहा कि ये 1600 अगर 100 है तो 80 कितना। 1600 अगर 100 है तो 80 कितना, वो आता है 1280, वो आता है 1280। ये उसकी क्या है? कॉस्ट है। तो इस तरीके से आप निकाल ले। तो अब कॉस्ट क्यों निकाले अपन थोड़ी देर में बात करते। अब इसका प्रॉफिट भी आप निकाल सकते हो। अगर 1600 100 है तो 20 कितना, तो 1600 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 20 करोगे तो ये प्रॉफिट भी आएगा। अब देखो क्वेश्चन में आपको, इस क्वेश्चन का तो काम हो गया, उसने ऑन सेल्स बोला, वो क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं मैं उस पर बात करता हूं। लेकिन मैं आपको अगर कहता हूं, वो आपको क्वेश्चन में कहते हैं ऑन कॉस्ट, वो क्या कह रहा है आपको क्वेश्चन में? ऑन कॉस्ट। तो उसने अगर आपको क्वेश्चन में कहा कि प्रॉफिट जो मार्जिन ऑन कॉस्ट, ऐसा भी वर्ड यूज कर सकते हैं, ऑन क्या बेटा? कॉस्ट। सो मैं आपसे कहता हूं यहां पे जैसे उसने कहा 20% ऑन कॉस्ट, और यहां पे अमाउंट वाइज में बात करता हूं। अब इसको अच्छे से समझना। तो यहां पे मैंने कहा कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या है बेटा? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या है आपका? वो आगे आपका होता है सेल्स। अब अगर क्वेश्चन में आपको बोला नहीं है, ऐसा समझाने के लिए कह रहा हूं। अगर वो आपको कहता है कि 20% ऑन कॉस्ट, जैसे यहां पे मैंने लिखा, अगर वो क्वेश्चन बोला 20% ऑन कॉस्ट, सो जिस पे बोला हमेशा उसको कितना लेना? जिस पे बोला हमेशा उस पे कितना लेना? उसको 100 लेना। तो मैंने इसको जिस कॉस्ट पे बोला तो कॉस्ट को 100 ले लिया। अब मुझे बताओ सेल्स कितना होगा? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेल्स होता है, तो सेल्स यहां पे होगा 120। तो आपको ये देखना पड़ेगा बच्चे उसने किस पे बोला, किस पे बोला, ठीक है। अब यहां पे उसने कॉस्ट पे बोला 20%, एग्जांपल समझाने आपको बोला, तो कॉस्ट को 100 लिया, प्रॉफिट 20 लिया, और सेल्स कितना आ गया बच्चों? 120। ये परसेंटेज वाइज बात करें। अब इसमें से अपने को अमाउंट कोई भी ले लो, सपोज मैं कहता हूं ये 1600 सेल्स की वैल्यू अपने को दी हुई है, और मुझे यहां पे कॉस्ट निकालना है। तो ये जो 1600 है वो 120 है। ये जो 1600 है कितने? 120 है बेटा। तो फिर 100 कितना? तो फिर 100 कितना? तो 1600 अगर 120 है तो 100 कितना? 1600 अगर 120 है तो 100 कितना? वो आता है आपका 133.33। मैं 1333 लिख रहा हूं। ये क्या है बच्चों? ये आपकी कॉस्ट। तो आपको क्वेश्चन में ये हमेशा देखना पड़ेगा बेटा कि उसने ऑन कॉस्ट बोला कि ऑन सेल्स बोला। अभी इस क्वेश्चन में क्यों ऐसी बात, पहले तो मैंने आपको अभी सिर्फ इतना फोकस करो कि ऑन कॉस्ट बोला कि ऑन सेल्स बोला, पहले इसको समझना है। मैंने क्या कहा बेटा? पहले इसको समझना है कि ऑन कॉस्ट है कि ऑन सेल्स है, उसको समझना है। तो यहां पर जैसे अपने क्वेश्चन में उसने ऑन सेल्स बोला तो ये पहले वाले तरीके से हुआ, ऑन कॉस्ट बोलता तो ऐसा होता था, ठीक है। अब इसको समझने की सर आप यहाँ पे कैलकुलेशन ऐसा क्यों सिखा रहे हैं हमको? इसीलिए सिखा रहा हूं बेटा कि मेरा जो स्टॉक है मैंने यहाँ पे अप्रूवल बेसिस पे भेजा था। मैंने आपको भेज दिया था, आप मैंने कहा था कि अगर आपको गुड्स पसंद आए तो रखना, और अगर नहीं पसंद आए तो वापस करना। और आपके पास साल के आखिरी में ऑप्शन है कि आप गुड्स वापस कर सकते हो, क्वेश्चन में जैसे लिखा। इसका ये मतलब होता है अगर आपके पास साल के आखिरी में आपके पास ये ऑप्शन है कि आप वो गुड्स वापस कर सकते हो, इसका ये मतलब होता है कि वो अभी तक की सेल्स नहीं हुआ आपके पास, आप गुड्स अभी भी वापस कर। तो मैंने उसको सेल्स मानना नहीं चाहिए था, इसीलिए मैंने यहां पे लिखा नो एंट्री, लेकिन आपने सेल्स मान ली तो रेक्टिफाइड एंट्री भाई, कस्टमर को डेबिट नहीं कर रहा था, रॉन्गली डेबिट है तो क्रेडिट करे। सेल्स को क्रेडिट नहीं करता, रॉन्गली क्रेडिट तो उसको डेबिट करे, पीनल एडजस्टमेंट। लेकिन जो गुड्स आपके पास है उसका मालिक मैं हूं, तो मेरा स्टॉक आपके पास रखा हुआ। ये ना बहुत डिटेल में सेल्स ऑन अप्रूवल चैप्टर आगे आएगा आपका, 8 या 9 चैप्टर कोई है, याद नहीं मेरे को, 8 या 9 चैप्टर को, वहां पे बहुत डिटेल में सब होगा। तो मेरा गुड्स आपके पास रखा, मालिक मैं हूं, तो मेरा स्टॉक आपके पास रखा। तो स्टॉक जरूरी नहीं होता बच्चे कि वो फिजिकल मेरे पास ही हो। स्टॉक
जरूरी नहीं होता कि वो फिजिकल मेरे पास हो। तो मैंने क्या कहा, स्टॉक जरूरी नहीं होता कि फिजिकल मेरे पास हो, ये स्टॉक हो सकता है कि मेरा किसी और के पास रखा हुआ है। तो जैसे कि मेरा स्टॉक कस्टमर के पास रखा हुआ है, क्यों? क्योंकि उसने अभी तक अप्रूवल नहीं दिया और कस्टमर के पास ये ऑप्शन है कि वो गुड्स मेरे को वापस कर सकता है, मतलब अभी तक के सेल्स हुआ नहीं है बच्चे। आप ना क्रेडिट सेल से इसको मत लिंक करना। क्रेडिट सेल में टाइटल पे जब भी ट्रांसफर हो जाता है, यहाँ पे टाइटल वाइटल ट्रांसफर नहीं होता, उसके बाद ये ऑप्शन, उसको हम बोलते हैं कि पसंद आए तो रखना, नहीं पसंद आए तो वापस कर देना। तो मेरा गुड्स आपके पास रखा हुआ है क्योंकि आप अभी मालिक उसके नहीं हो, तो मेरे को क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास करना पड़ेगा। तो मैं एंट्री पास करूंगा, मेरा स्टॉक है, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये आपको सिखाया था ना मैंने, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब सुनो, अब यहां पे मैं अमाउंट लिख रहा हूं बच्चे 1280। अब एकदम दंग रह जाओगे आप बोलेंगे सर ये 1280 आपने कहां से लाए? बड़ा सिंपल था बेटा, कि मेरा जो गुड्स आपके पास रखा हुआ वो कितना है, 1600 रुपए का है। तो वो सेल्स पे बोला, वो सेल्स पे बोला, तो वो अगर 1600, अगर वो 1600 कितना है, 100 है, तो 80 कितना? तो आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा आप कैलकुलेट ही क्यों कर रहे हैं, 100 है तो 80 कितना? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे लिखते हैं, ठीक है। कॉस्ट और एनआरवी इतना डिटेल में मैंने लिया था, कॉस्ट पे लिखते भी बस इतना ख्याल रखो, वो आगे इन्वेंट्री सब में सिखाऊंगा। तो वो जो 1600 रुपए का गुड्स मेरे पास आपके रखा हुआ सेल वैल्यू, तो 1600 रुपए का जो गुड्स मेरे आपके पास रखा हुआ है वो क्या है, सेल वैल्यू। तो उसकी कॉस्ट कितनी, सॉरी उसकी कॉस्ट कितनी? तो अगर 1600 है तो कॉस्ट 80 कितनी, दैट्स कम 1280। समझ में आया पॉइंट, 1280। तो क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे लिखते, तो यहाँ पे आप 1280, वैसे जो कॉस्ट और एनआरवी इज लोअर, वो डिटेल में आगे बात करूँ, अब इतना ख्याल रखो कि कॉस्ट पे लिखते, ठीक है। ये एंट्री होगी कि मेरा स्टॉक जो आपके पास रखा उसकी एंट्री पास करो। तो ये क्या होगा, इसको समझना बेटा, ये दोनों में फर्क है। अब क्या हुआ यहाँ पे, तो इसकी एंट्री आपने पास नहीं करे, आपने इसकी एंट्री पास नहीं करे। अब ने आपने फर्क समझना, फर्क क्या समझना आपने, कि फर्क ये है, ये दोनों इसमें आपने समझना। ये कहता मैं रिकॉर्ड नहीं करना था लेकिन कर दिया, लेकिन कर दिया, इसका मतलब सेल्स नहीं मानना था लेकिन सेल्स उसने मान लिया। यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ, यहां पे रिकॉर्ड करना था, रिकॉर्ड करना था लेकिन नहीं किया, ये फर्क है दोनों। लेकिन एक जगह नहीं बोले कर तो कर दिया, एक जगह बोले कर दे तो उसने नहीं किया, ठीक है, लेकिन नहीं किया। रिकॉर्ड करना था लेकिन नहीं किया, तो हम रेक्टिफाइड एंट्री पास करेंगे। स्टॉक अकाउंट डेबिट वैसी होंगी ना, स्टॉक को डेबिट करना था नहीं किया तो डेबिट करो। स्टॉक अकाउंट डेबिट 1280 टू ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट 1280 बीइंग, और आपने घबराना मत बिल्कुल नहीं, क्योंकि ना आगे चैप्टर आने वाला है सेल्स ऑन अप्रूवल, वहां पे तो डिटेल में, उसके बाद फिर ये एंट्री देखो, क्या बच्चों का खेल है बोलेंगे, एकदम इजी, कुछ भी नहीं है इसमें। तो अपने को आगे वाला जो चैप्टर आएगा सेल्स ऑन अप्रूवल, उसमें उस चैप्टर की एंट्री यहाँ पे आ गई, तो घबराने का नहीं, मैं एक्सप्लेन करता हूं, कभी कोई पॉइंट ऐसा लगा तो घबराने, वो आगे की चैप्टर्स में आने वाला है सब सेल्स ऑन अप्रूवल, ठीक है, तो खुश रहने का। तो देखो, बीइंग सेल्स ऑफ गुड नॉट रिकॉर्डेड, नहीं इसका होगा बीइंग स्टॉक वाला, इन बीइंग स्टॉक विथ कस्टमर not recorded earlier, now rectified, now rectified, ओके। तो यहां पर अब आपका फोर्थ पॉइंट खत्म होता है। फोर्थ था कि कौन सा था, 6 पॉइंट था, ओके, 6 में 2 है, ए और बी करके, ओके। अब अपन आते नेक्स्ट पॉइंट पे, 7 पॉइंट, 7 पॉइंट, ओके। क्या कह रहा है 7 पॉइंट कहता है कि ₹600 ड्यू फ्रॉम मिस्टर क्यू, कोई मिस्टर क्यू था, उससे ड्यू फ्रॉम का मतलब हमको से लेना है, तो ₹600 ड्यू फ्रॉम मिस्टर क्यू वाज ओबिटेड टू बी रिकॉर्डेड टू द ट्रायल बिल, टू बी टेकन टू द ट्रायल बिल, तो वो उससे अपने को लेना था डेबिट बैलेंस, तो अपने ट्रायल बैलेंस में लिखे नहीं,
तो एक्चुअल में जैसे अपने सपोज क्यू को अपने कोई चीज सेल करे, जब भी तो उससे लेना रहेगा ना, क्यू अकाउंट डेबिट 600 टू सेल्स अकाउंट 600। तो आपने क्या करे यहाँ पे टू सेल्स तो बराबर लेके 600, लेकिन वो क्यू से जिससे लेना था ट्रायल बैलेंस में लिखे नहीं, ट्रायल बैलेंस में नहीं आया तो मतलब उसके आपने पोस्ट बैलेंस करके नहीं लिखे उसको, ठीक है। तो इसीलिए आपका वहां पे ट्रायल बैलेंस मिसमैच हुआ। तो आपने सेल्स को क्रिएट करना, सेल्स को क्रिएट करे, क्यू को डेबिट करना था नहीं करे, नॉट डेबिटेड, तो करो क्यू अकाउंट डेबिट 600 टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट कितना 600, बीइंग ₹600 due from Q not taken to the trial balance, not taken to the trial balance, now rectified, now rectified. Okay, not taken to the trial balance, now rectified. Okay. Next point. Sales of goods to Mr. R for which 3000 was omitted to be recorded. लिखे ही नहीं। अच्छा, क्या बात है भाई। R, Mr. R, you know, yes. R account debit. R account debit कितना अमाउंट है 3000, 3000 टू सेल्स अकाउंट, उसकी एंट्री पास नहीं करे, उसकी एंट्री पास नहीं करे, ओके, नो एंट्री, एंट्री पास नहीं करे। रेक्टिफाइड एंट्री वही हो जाएंगी, आर अकाउंट डेबिट 3000। अब सेल्स आपका नॉमिनल अकाउंट है, सो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, सेल्स अकाउंट कितना, सेल कितना 3000, being sales to R omitted, now rectified, now rectified, now rectified। ओके, अब यहां पे लास्ट एंट्री आती कौन सी सर, सारे तो खत्म हो गए। पीएनएल के एडजस्टमेंट जो हम कहां पे ट्रांसफर करते, कैपिटल अकाउंट, वो उसकी एंट्री बस आएंगी। ओके, सो यहां पे आप एक बना रहे, उसने सस्पेंस अकाउंट पूछा नहीं है मगर बना लिया, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट आप बना लो तो उसका डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस अपने को पता चल जाता है, ठीक है, बना लो, टिंग 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 टिंग, ठीक है, बना सस्पेंस अकाउंट। ओके, इसको आप ड्रॉ करेंगे 5-6 लाइन का, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, उसको आप 5-6 लाइन का यहां पे ड्रॉ करेंगे। ओके, इसको ड्रॉ करेंगे 5-6 लाइन, 5-6 लाइन का आप इसको ड्रॉ करेंगे। ओके, ड्रॉ किया आपने, ठीक है। अपन एंट्रीज देखेंगे बच्चों, देखो पहली एंट्री में यहाँ पे क्या एंट्री पास की थे अपन ने, यहाँ पे सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट 936 ठीक है, परचेज है, ठीक है। सो आप यहाँ पे लिखोगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट,
936 और आपने यहाँ पे क्रेडिट करना P&L एडजस्टमेंट को बाय सस्पेंस अकाउंट 936। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखो पॉइंट नंबर 2 पे एंट्री आपने पास करे पार्टी अकाउंट डेबिट 1102, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 540 टू सस्पेंस 1642। तो चलो पहले P&L एडजस्टमेंट को आप डेबिट करो 540 से टू सस्पेंस अकाउंट 540। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट का डेबिट करें। P&L एडजस्टमेंट को क्रेडिट करना है लेकिन अपने सॉरी यस मैंने P&L एडजस्टमेंट को डेबिट करना, सॉरी सस्पेंस को लेकिन क्रेडिट करना था। कितने से क्रेडिट करना है अपने को सस्पेंस को जो आप क्रेडिट करोगे वो आपको क्रेडिट करना है 1642 अगेंस्ट पार्टी अकाउंट 1102 और अगेंस्ट P&L एडजस्टमेंट 540। ओके, सो आप यहाँ पे सस्पेंस को क्रेडिट करेंगे। सस्पेंस में ना ऊपर में स्पेस रखना 2 लाइन का, उसके बाद लिखना बाय पार्टी अकाउंट 1102 बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 540। ठीक है, अब उसके बाद अपने को 2 ही अकाउंट में बस यहां पे बनाना है। उसके बाद यहां पे ये क्या हो गया भाई, एक सेकेंड, ये क्या हुआ, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, अब उसके बाद देखो थर्ड पॉइंट पे, सेकंड हो गया, थर्ड पे आओ। थर्ड पे उसने एंट्री पास किया सस्पेंस अकाउंट डेबिट 540 टू P&L एडजस्टमेंट 295 तो सस्पेंस अकाउंट को अपन यहां पे डेबिट करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, टू P&L एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो दोनों P&L एडजस्टमेंट ही तो उसको ऐड कर दो, ऐसा 295 590 और P&L एडजस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे बाय सस्पेंस अकाउंट 590। ओके, उसके बाद यहां पे नेक्स्ट आपका थर्ड तक हो गया। फोर्थ पे आएंगे बाप, फोर्थ पे आपके कोई सस्पेंस, हाँ सस्पेंस को डेबिट करे 1790 अगेंस्ट सेनु 890 सेतु 895। तो अब आप लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट को डेबिट टू सेनु अकाउंट 895 टू सेतु अकाउंट 895। ओके, थर्ड हो गया अपना। फोर्थ पे आओ, नहीं फोर्थ भी हो गया, फिफ्थ पे आओ। फिर आपने वहां पे देखे कि आपको कस्टमर अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट, तो P&L एडजस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे 1400 रुपए से अगेंस्ट कस्टमर, सो बाय कस्टमर 1400। ओके, उसके बाद वो यहां पे कह रहा है आपसे फोर्थ पॉइंट हो गया आपका, फोर्थ के नहीं फोर्थ कहां, फिफ्थ भी हो गया, सिक्स पे आओ। तो यहाँ पे आपने P&L एडजस्टमेंट को डेबिट करा अगेंस्ट कस्टमर कितना 1600 और यहाँ पे P&L एडजस्टमेंट को क्रेडिट करा अगेंस्ट स्टॉक 1280। चलो दोनों लिखो, P&L एडजस्टमेंट के पहले डेबिट में लिखो अगेंस्ट कस्टमर 1600, क्रेडिट करेंगे अब बाय अगेंस्ट आपका यहाँ पे वो कितना था 1280 अगेंस्ट स्टॉक 1280। ओके, लिखिए आपने इतना, यस सर। उसके बाद आपसे नेक्स्ट वो कहता है कहां तक हो गए, सेवेंथ हो गया, नहीं सेवेंथ कहां हो गया, सिक्स्थ हुआ। सेवेंथ में आपका देखो सस्पेंस को क्रेडिट करे 600 अगेंस्ट क्यू और यहाँ पे ठीक है एक एक करके सस्पेंस को क्रेडिट करो पहले 600 से 600 अगेंस्ट क्यूज अकाउंट। उसके बाद उसने यहाँ पे P&L एडजस्टमेंट क्रेडिट करा 3000 अगेंस्ट आर अकाउंट, तो बाय आर 3000। ओके, अब सस्पेंस को आप यहाँ पे देखो, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस पिछले साल का इसने नहीं दिया 936, तो अपन बैलेंसिंग फिगर आ जाएंगी 3316
1102 माइनस 540 माइनस 600, ये हो गया कितना आ रहा डिफरेंस है 1074। तो यहाँ पे लिख लो 1074, ये बैलेंसिंग फिगर है बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर है, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था। सो डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, difference in trial balance of last year, okay, balancing 1074। आप पी एंड एडजस्टमेंट का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करते, कैपिटल, तो उसके भी टोटल करके बैलेंस निकाल लेंगे। $7206 माइनस 540 माइनस 1600, तो ये 5066 टू कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, ओके, बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ओके। तो ये आप लिखें 5066, तो यहाँ पे एंट्री पास कर लेंगे। आपने देखो पीनल एडजस्टमेंट अकाउंट को क्या करे, आपने पीनल एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, अब जो आपने एक एंट्री के लिए स्पेस रखे वहां पे लिखना बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, जो क्या है 5066 टू कैपिटल अकाउंट 5066, ओके। सो यहां पे हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है, ओके। लिखिए आप सबने, इजी के, हाँ सर अब तो खत्म होने पे आ रहा है बच्चे चैप्टर, ठीक है, बहुत क्वेश्चंस किए हमने, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, घबराओ मत, इतने क्वेश्चंस करा दो, इतने क्वेश्चंस करा दो, उसके बाद नहीं आएगा, ठीक है। बस जो पढ़ाया, वो जो आपके पास बुक है ना, बस उसको थामे रखो, वो बुक का एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है, सारे के सारे क्वेश्चंस करना, उसके बाद आप कोई भी पेपर उठाओ, आप क्वेश्चन आसानी से कर लोगे, ओके, ठीक है। लिख लिया आप सबने, यस सर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19, जो हमारी सी इंस्टीट्यूट के मटेरियल का क्वेश्चन है, ओके। क्वेश्चन नंबर 19, सो क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर 63, ओके, जर्नल एंट्रीज, कितने पॉइंट है, 6 पॉइंट है, उसने पूछा जर्नल एंट्री पास करो रेक्टिफिकेशन की, ठीक है। शो हाउ दे अफेक्ट द प्रॉफिट, बता देंगे कौन सी बड़ी बात है प्रॉफिट पे कैसे अफेक्ट करेंगे, मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। थर्ड उसने बोला सस्पेंस अकाउंट बनाओ, ओके, ठीक है। तो पहले जर्नल एंट्रीज में एक्चुअल में रेक्टिफाइड एंट्री सिर्फ पूछता है हमसे, मगर रेक्टिफाइड एंट्री को बनाने के लिए हमको करेक्ट और इफेक्ट गिवन लिखना पड़ता है। अब देखो एक्चुअल में जो फर्स्ट पॉइंट क्वेश्चन में जो पूछा ना आपको, ये है, ये जो क्वेश्चन में बोला ना पहला वाला पॉइंट उसकी बात कर रहा हूं अभी मैं, ये वाला पार्ट है वो, ओके। एक पेज ड्रॉ कर लो, ठीक है। अब देखो सबसे पहले पहला पॉइंट वो आपसे कहता है, चलो यहां से, ऑन गोइंग थ्रू द ट्रायल बैलेंस ऑफ बॉल बेयरिंग्स कंपनी लिमिटेड
यू फाइंड दैट द डेबिट इज इन एक्सेस बाय ₹150। देखो इस क्वेश्चन में उसने अपने को सस्पेंस जो ट्रायल बैलेंस है ना आपका उसका मिसमैच बताया, और ये गलती से आप ये सब्सिक्वेंट ईयर वाला नहीं है क्वेश्चन, उसी साल ऐसा बोला नहीं कि सब्सिक्वेंट ईयर में रेक्टिफाई हो रहा है, उसी साल हो रहा है। तो नॉमिनल अकाउंट को पीएनएल एडजस्टमेंट में लेके नहीं जाना, ठीक है। अब देखो 150 आपका ट्रायल, ये एक्चुअल में इस तरह कुछ हुआ, ये आपकी ट्रायल बैलेंस है, या यहां पे बनाता हूं मैं, ठीक है, ये आपकी ट्रायल बैलेंस है। अरे मान जा भाई, ये आपकी ट्रायल बैलेंस है, एक सेकेंड, ओके। तो ये ट्रायल बैलेंस में आपके दो उसके कॉलम होते हैं, यहाँ पे एक डेबिट बैलेंस कॉलम, क्रेडिट बैलेंस। तो डेबिट यहाँ पर डेबिट इज इन एक्सेस, डेबिट ज्यादा है, तो डेबिट ज्यादा था यहाँ पे, जो भी अमाउंट था उसमें डेबिट ज्यादा था, तो आपका क्रेडिट साइड शॉर्ट गया। कितने से शॉर्ट गया? 150 से। तो क्रेडिट बैलेंस कॉलम शॉर्ट गया, तो आपने यहाँ पे क्रिएट करे सस्पेंस अकाउंट। अब अपने को 150 बचा है, ठीक है, और 150 उसमें एक्सेस, तो अपना सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस है वो कितना, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस कितना है आपका? 150 है, ठीक है। तो अपन अगर सारे एरर्स रेक्टिफाइड हो जाए तो ये अकाउंट क्या हो जाना चाहिए? क्लोज हो जाना चाहिए, ठीक है। ओके, देखते हैं अपन एक एक करके आप लिखते जाएंगे। पहले एंट्रीज पूछा, उसको तो कर ले अपन। ओके, तो आपसे कहता है पहले द टोटल ऑफ द डेबिट साइड ऑफ एक्सपेंसेस हैव बीन कास्ट इन एक्सेस बाय ₹50। जो एक्सपेंस अकाउंट कोई होगा बेटा, उसमें 50 रुपए आपने डेबिट साइड में ज्यादा लिखे। आप थोड़ा दिमाग एकदम शांति से मेरी बात सुनना। तो आपने 50 रुपए उसमें क्या लिखे? एक्सपेंस में ज्यादा लिखे। तो मैं चलो ऐसे आपको एंट्री से समझाता हूं। तो मैंने यहां पे, ठीक है, मैंने यहां पे लिखा कोई भी एक्सपेंस, तो सपोज एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, हाइपोथेटिकल फिगर ले लेता हूं मैं उसको, 100 रुपए। सो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कितना? 100 रुपीज टू, सपोज मैंने पे किया सपोज एग्जाम्पल 100 रुपए। तो अब क्या हुआ, इन्होंने उसने क्या किया, जब उसकी टोटल करे डेबिट साइड की, जब एक्सपेंस अकाउंट थी उसमें कास्ट, उसमें टोटल आपने 50 रुपए एक्सपेंस अकाउंट की डेबिट साइड की टोटल को 50 रुपए ज्यादा कर ली, तो उसका बैलेंस 50 से ज्यादा आएगा। तो एक्चुअल में ऐसा हो गया, उन्होंने एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 150 टू कैश अकाउंट आपने पे करे सपोज 100। अब आपका एक्सपेंस अकाउंट, अब यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट हो गया, डेबिट और क्रेडिट अलग है। आपने एक्सपेंस को 50 से ज्यादा डेबिट करे, तो एग्जांपल हाइपोथेटिकल 100 लिया, तो आपने 150 से करे, तो 100 से डेबिट कर दे, 150 से डेबिट कर दी, मोर डेबिटेड, तो आप क्रेडिट करोगे टू एक्सपेंसेस। अब बोले ओहो, यहां पर सर आपने तो पीएनएल एडजस्टमेंट नहीं लिखे। अरे भाई साहब, सब्सिक्वेंट ईयर वाला क्वेश्चन नहीं, उसी साल रेक्टिफाई कर रहे, ठीक है। तो उसी साल के नॉमिनल अकाउंट में इसने कब पीएनएल एडजस्टमेंट जाता है? जब सब्सिक्वेंट ईयर में रेक्टिफाई करते। तो यहां पे लेकर टू एक्सपेंसेस 50, तो ये आ जाएगा आपका सस्पेंस अकाउंट डेबिट 50। ओके, बीइंग द मिस्टेक इन टोटलिंग ऑफ एक्सपेंसेस अकाउंट रेक्टिफाइड। ओके, अब आते अपन अगले पड़ाव पे। क्या है वो आपका अगला पड़ाव? सेकंड कहता है कि द सेल्स अकाउंट हैज बीन टोटल इन शॉर्ट मतलब कम, 100 रुपए से कम टोटल सेल्स अकाउंट की। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने सेल्स करे, कस्टमर, कोई भी पार्टी लिखो या कस्टमर लिखो, कोई भी लिखो, ठीक है। तो यहां पे लिखता हूं मैं पार्टी अकाउंट डेबिट सब 1000। अब बोले आपने 1000 कहां से लाए, तो समझाना पड़ता है कि भाई साहब आपको समझाने के लिए ऐसी फिगर दी है। जब ना एक्सेस शॉर्ट ऐसे वर्ड आते, जब हाइपोथेटिकल फिगर लेते अपन, ठीक है। कास्टिंग में जब टोटल ज्यादा कम ज्यादा एक्सेस शॉर्ट ऐसा जब होता है, तो पार्टी अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज टू सेल्स अकाउंट 1000। वो कहता है कि आपने शॉर्ट करे, 100 रुपए से कम लिखे, तो आपने ऐसे एंट्री पास करे।
टू सेल्स अकाउंट 900। सो पार्टी को डेबिट करना, पार्टी को डेबिट करे 1000, ठीक है। सेल्स को क्रेडिट करना था 1000 से और करे से कितने 900, 100 से कम करे, नॉट क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट 100। तो यहां पे आ जाएगा आपका सस्पेंस अकाउंट डेबिट। सो आएगा ना, आप देखो यहाँ पे डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट आपका अलग अलग है, इसलिए सस्पेंस आया, ठीक है। 100 बीइंग सेल्स अकाउंट being mistake in totaling of sales account rectified. Okay. Next, third, वो कहते हैं कि सप्लायर अकाउंट हैज बीन ओवरकास्ट बाय ₹220, रुपीज है, बाय ₹225। तो सप्लायर अकाउंट हैज बीन ओवरकास्ट। तो सप्लायर कब होता है, जब कोई परचेज करते हो। तो मैं एंट्री पास करता हूं, परचेज अकाउंट डेबिट वो 1000, ओवरकास्ट, अंडरकास्ट, शॉर्ट, एक्सेस, जब बोलते हैं हाइपोथेटिकल फिगर लेना है। परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट 1000। सो ये लिख देता हूं मैं यहां पे। तो आपने क्या करे, सप्लायर अकाउंट को आपने क्या करे, शॉर्ट बताया, नहीं ओवरकास्ट मतलब ज्यादा बताया 225। तो ऐसी एंट्री पास होगी। परचेज अकाउंट डेबिट 1000 टू सप्लायर अकाउंट, कितने से ज्यादा हुआ 225। तो ये लिखूंगा 1225। तो परचेज को डेबिट करता, परचेज को डेबिट कर, सप्लायर को क्रेडिट करता, सप्लायर को क्रेडिट कर, लेकिन मोर क्रेडिट, तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो यहां पे आप लिखेंगे सप्लायर अकाउंट डेबिट 225 टू सस्पेंस अकाउंट। being the mistake in posting now rectified. फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है आपसे, फोर्थ पॉइंट, the sales return of ₹100 from a party has not been posted to that account through the party's account, though the party's account has been credited. अब अपने को गुड्स रिटर्न हुआ है, तो कौन सा गुड्स अपने को वापस आएगा, जो अपन ने सेल करे वही अपन को गुड्स वापस आएगा। तो सेल्स की एंट्री पास करते बेटा अपन पार्टी अकाउंट डेबिटेड टू या कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहां पे उसकी रिवर्स होती सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 100 टू कस्टमर अकाउंट 100। अब अपन ने क्या एंट्री पास कर उसकी, वो कहता है कि आपको पार्टी को बराबर गया है, पार्टी मतलब कस्टमर, लेकिन उसने हैज नॉट बीन पोस्टेड, मतलब उसने पार्टी को बराबर गया मतलब कस्टमर, तो कस्टमर अकाउंट को उसने लिखा है, सेल्स रिटर्न अकाउंट को लिखा नहीं है। तो सेल्स रिटर्न को डेबिट करना था, नहीं करा, नॉट डेबिटेड, तो करना पड़ेगा। सो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 100 टू सस्पेंस अकाउंट। सो being sales return from party not posted to sales return account now rectified। अब उसको हमने सुधार ली। ओके, ये कौन सा पॉइंट था, फोर्थ। आप कंटिन्यूशन में लिखना, फिफ्थ मैं नेक्स्ट पेज में लिखूंगा। ओके, सब आपका फिफ्थ पॉइंट, ए चेक ऑफ ₹500 issued to the suppliers
इश्यू टू द सप्लायर अकाउंट शो अंडर द ट्रेड पेबल। अब ख्याल रखना, आप पढ़ोगे आगे चीजें, तो आपने कोई कस्टमर को दी ना, वो सप्लायर को क्रेडिटर भी बोलते हैं बेटा, लेकिन एक हेडिंग होती है ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल में ना आपकी दो चीज आती है बेटा, ट्रेड पेबल में आपकी दो चीज आती है। कौन सी दो चीज आती है? एक सप्लायर आता है, आप इसको सप्लायर बोलो या क्रेडिटर बोलो, एक ही चीज है। या आपका बिल्स पेबल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर हो ना, तो भी दोनों एक हेडिंग में जाती है, उस हेडिंग को ट्रेड पेबल कहते हैं। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि हमने कोई सप्लायर को पेमेंट करो जो ट्रेड पेबल के हेडिंग में लिखा हुआ है, सही है, ठीक है। टूवर्ड्स इट ड्यूज हैज रॉन्गली बीन डेबिटेड टू परचेज। इन अदर वर्ड्स, जो ट्रेड पेबल, सप्लायर का नाम भी ट्रेड पेबल समझो, ट्रेड पेबल को जो डेबिट करना था वो हमने गलती से परचेज को डेबिट कर दिया। तो आपने सप्लायर को पेमेंट करे तो क्या आप एंट्री पास करते? सप्लायर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, मगर सप्लायर को भी ट्रेड पेबल बोल रहे हैं, तो ट्रेड पेबल मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा। अकाउंट है डेबिट, कितना अमाउंट है? 500 टू चेक दी अपन है टू बैंक अकाउंट, चेक, हाँ 500, ठीक है। तो आप उसने क्या करा गलती से परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट 500 टू बैंक अकाउंट 500। तो ट्रेड पेबल को डेबिट करना था, नहीं करे, नॉट डेबिटेड, तो करना पड़ेगा ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट 500। बैंक को क्रेडिट करना, करे, परचेज को डेबिट नहीं है, रॉन्गली डेबिटेड, तो क्रेडिट करना पड़ेगा टू परचेज अकाउंट 500। ओके, सो बीइंग द पेमेंट मेड टू supplier wrongly posted to purchase, now rectified, ओके। अब आते हम लास्ट पॉइंट पे, कहता है कि क्रेडिट सेल ऑफ ₹50 हैज बीन क्रेडिटेड टू द सेल्स एंड ऑल्सो टू द ट्रेड पेबल। अरे खतरनाक एंट्री पास हो गई है, तो कितना? 50, जो कि ऐसी क्रेडिट सेल था, तो एंट्री क्या पास होना था? कस्टमर अकाउंट डेबिट 50 टू सेल्स अकाउंट 50। उन्होंने क्या एंट्री पास करे? वो कहते हैं उन्होंने एंट्री पास कर दी कस्टमर अकाउंट डेबिट, एक सेकेंड, क्या बोले? क्रेडिट सेल हैज बीन क्रेडिट टू सेल्स ऑन ऑल्सो टू द ट्रेड पेबल, ठीक है। कस्टमर अकाउंट डेबिट, कस्टमर अकाउंट डेबिट कितना आपका? 50 टू, just 1 minute, ऑल्सो क्रेडिट ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। अब ध्यान से बेटा, यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे उसने 50 रुपीज का क्या करा? सेल्स करा। 50 रुपीज का क्या किया उसने? सेल्स किया। लेकिन एक चीज समझना, इसमें कस्टमर, एक चीज है, करेक्शन कर रहा हूं, ध्यान से बेटा। कस्टमर क्या होता है? ये कस्टमर ना ट्रेड रिसीवेबल है। तब आपके लिए कुछ न्यू टर्म्स है, यहां पे देखेंगे आप। यहां पे जो आपका ट्रेड रिसीवेबल है ना, ट्रेड रिसीवेबल में भी दो चीज आती है बेटे। एक होता है आपका कस्टमर बोलो, डेटर्स बोलो, ये आता है, और एक बिल्स रिसीवेबल आता है। तो एक्चुअल में एंट्री ने कस्टमर की जगह दे आर यूजिंग द वर्ड ट्रेड रिसीवेबल, तो मैं ट्रेड रिसीवेबल वर्ड यूज करता हूं। आप इसको करेक्ट कर लो, एक ही चीज है। सो यहां पे लिखो ट्रेड रिसीवेबल। सो ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 50 टू सेल्स अकाउंट 50। वो हमसे कहता है कि उसने कस्टमर और ट्रेड रिसीवेबल सेम चीज है, कस्टमर ट्रेड रिसीवेबल के हेडिंग के अंडर में आता है। सो ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये सही एंट्री थी। वो कहता है एक्चुअल में एक क्रेडिट सेल ऑफ ₹50 हैज बीन क्रेडिटेड टू द सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स को एंड ऑल्सो टू द ट्रेड रिसीवेबल। उसका कहने का मतलब है कि सेल्स को तो उसने बराबर क्रेडिट करा 50 से, लेकिन जो ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट कर रहा था उससे भी क्या कर दिया? क्रेडिट। ये इंटरप्रिटेशन निकल रहा उसका। तो उसने ऐसे कर दिया टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट 50। तो वो ट्रेड रिसीवेबल को जिसको डेबिट कर रहा था उसको क्रेडिट कर दिया। यहां कस्टमर लिखी तो गलत नहीं था, एक ही चीज है, बट दे यूज द वर्ड ट्रेड रिसीवेबल, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स, तो टू सेल्स किया था, लेकिन वो कहता है कि उसने क्या किया? क्रेडिटेड टू द also credited to sales account also to the trade receivable account।
ट्रेड रिसीवेबल को उसने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब ट्रेड रिसीवेबल को क्या करना था बच्चों, उसको डेबिट करना, तो उसने नहीं किया, नॉट डेबिटेड, तो करना पड़ेगा। तो ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, डेबिट करना था नहीं करे, नॉट डेबिटेड तो करा। सेल्स को क्रेडिट करना, सेल्स को क्रेडिट करा। ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट नहीं करना, रॉन्गली क्रेडिटेड, तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो टोटल हो जाएगा 100 और यहां पर आएगा आपका सस्पेंस अकाउंट 100। बीइंग द सेल्स wrongly credited to customer account now rectified, ओके। तो यहां पे हमको जो फर्स्ट पॉइंट क्वेश्चन में पूछा था जर्नल एंट्रीज वो हो गई। अब उसने अपने से सेकेंड पॉइंट ये पूछा कि शो हाउ दे अफेक्ट द प्रॉफिट। ये एंट्रीज जो अपन ने करे उसकी वजह से हमने प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा बेटे, अब अच्छे से समझना। तो मैं आपको यहां पे सेकेंड पॉइंट लिख रहा हूं, यहां पे हाउ द अबो करेक्शंस will affect the net profit. How the above correction will affect the net profit. प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा वो पूछ रहा है। अब थोड़ा सा ध्यान से, ये आपके लिए थोड़ी सी न्यू चीज हो गई। सो मैं यहाँ पे जो आइटम्स है आपके वो मैं लिखता हूं यहाँ पे, ठीक है। इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन उन्होंने इतना डिटेल में नहीं लिखे, लेकिन मैं आपको डिटेल में अच्छे से समझाऊंगा। देखो एक चीज ख्याल रखना बेटा, एक चीज ख्याल रखना आपने, ठीक है। मैं यहां पे 3 कॉलम जान के बना रहा हूं। इंस्टीट्यूट ने यहां पे अमाउंट के 2 कॉलम बनाई, मैं 3 कॉलम जान के बना रहा हूं, ठीक है। मैं एक लिखता हूं यहां पे प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय, प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट विल डिक्रीज बाय। एक इसमें प्रॉफिट बढ़ेगा और एक इसमें प्रॉफिट कम होगा। और यहां पे नो इफेक्ट, इसका कोई भी नो, ठीक है, इसका यहां पे कोई भी इफेक्ट नहीं, तो यहां पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनते जाना, मैं पूरे पॉइंट लिखता हूं 1 2 3 4 5 6। तो पहला पॉइंट, तो पहले पॉइंट की एंट्री देखे अच्छे से बेटा, पहले पॉइंट की एंट्री देखना आपने, रेक्टिफाइड एंट्री देखना। एक्सपेंस अकाउंट को क्या किया, क्रेडिट। अब थोड़ा दिमाग लगाना, रटना नहीं। एक्सपेंस के कौन से बैलेंस होते हैं, डेबिट बैलेंस होते। सर आपने अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर में सिखाए थे। एक्सपेंस के एसेट के डेबिट बैलेंस होते, इनकम के लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते। तो एक्सपेंस को क्रेडिट करे, सर एक्सपेंस के डेबिट बैलेंस होते। एक्सपेंस को क्रेडिट करे मतलब डिक्रीज इन एक्सपेंस हुआ नहीं हुआ, वो मॉडर्न अप्रोच भी पता है, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, डिक्रीज इन एक्सपेंस क्रेडिट। तो आपने जो यहां पे, मैं इसको ना और कलर से ऐसे लिखता हूं, डिक्रीज इन एक्सपेंस क्रेडिट होता है, डिक्रीज इन, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, डिक्रीज इन एक्सपेंस क्रेडिट। तो इसकी वजह से क्या हुआ मेरा, यहां पे डिक्रीज इन एक्सपेंस है, तो यहां पे लिखेंगे तो मेरा प्रॉफिट, खर्चा कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा ना, अगर एक्सपेंस कम होंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे मिस्टेक, पहला वाला पॉइंट है मिस्टेक इन टोटलिंग इन एक्सपेंस। ओके, तो उसकी वजह से क्या हुआ, आपका प्रॉफिट, आपने खर्चा कम करे ना, पहला वाला एक्सपेंसेस आपने रेक्टिफाई अप कर रहे हो, तो एक्सपेंसेस को आपने कम करे तो प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। कितने से, 50 से। ओके, एक्सपेंस कम की तो प्रॉफिट क्या होगा बेटा, बढ़ेगा 50 से, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है आपसे, यहीं पे, सॉरी, सेकेंड पॉइंट कहता है आपसे, आपने सेल्स को क्रेडिट करे, सेल्स को क्या करे आपने, क्रेडिट करे। ये इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम, तो आपने इनकम को बढ़ाए तो भी प्रॉफिट क्या होगा आपका, बढ़ेगा बेटा, क्योंकि इनकम, सेल्स इनकम है, और इनकम क्रेडिट कब करते हैं, इंक्रीज इन इनकम। क्रेडिट कब होता है, जब इंक्रीज इन इनकम क्या होता है, क्रेडिट होता है। सो यहां पे आप सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, मिस्टेक इन टोटलिंग इन सेल्स में जो हुई थी ना,
तो ये आपने अभी इसको रेक्टिफाइड करें तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, 100 से बढ़ेगा। ओके, 100 से क्या होगा, बढ़ेगा। इतना लिखे आपने। ओके, अब ध्यान से, अब आपसे कहता है वो थर्ड कहता है यहां पे बेटा सप्लायर अकाउंट इनकम एक्सपेंस नहीं है, तो इनकम एक्सपेंस नहीं है तो इसका मेरे प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रॉफिट पे कब फर्क पड़ता है, जब इनकम और एक्सपेंस में कुछ रेक्टिफाइड हो रहा है। तो यहां पे क्या हुआ था आपने, थर्ड वाला जो था आपका सप्लायर अकाउंट ओवरकास्ट था अपना। थर्ड, सप्लायर अकाउंट ओवरकास्ट जो था वाला, तो इस पे नो इफेक्ट, मेरे प्रॉफिट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरे प्रॉफिट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, क्योंकि इनकम और एक्सपेंस पे जब फर्क होता है ना, जब प्रॉफिट पे फर्क पड़ता है। फोर्थ पॉइंट आपका क्या कहता है, आपने एंट्री पास करे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, कितना अमाउंट है बेटा, 100। ये चाहिए हो गया, चाहिए हो गया। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अब आप मेरे को बताओ कि सेल्स क्या होती है, इनकम होती है। सेल्स रिटर्न को आपने डेबिट करे ना, मतलब सेल्स, ये सेल्स में से ही माइनस होता है, तो आपकी इनकम कम हुई। सेल्स रिटर्न क्या हो, सेल्स क्या होती है, इनकम। तो सेल्स रिटर्न मतलब वो इनकम क्या, वो वापस आ गया गुड्स, तो ये डिक्रीज इन इनकम हुआ। अब मुझे आप बताओ, और बेटा जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं ना यहाँ पे, आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा एक्सप्लेनेशन। अब ध्यान से सुनो, डिक्रीज इन इनकम हुआ बच्चे, सेल्स इनकम होती है, आप उसको डेबिट करो, उसका क्रेडिट डेबिट करो, मतलब डिक्रीज इन इनकम हुई, तो आपका इनकम कम हुई तो प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा बेटा। ओमिशन इन पोस्टिंग, ओमिशन इन पोस्टिंग इन सेल्स रिटर्न। ओके, तो आपका क्या होगा यहां, इसकी वजह से क्या फर्क पड़ेगा आपका, आपने सेल मतलब आपका सेल्स कम, इनकम कम हुई, तो इनकम कम तो प्रॉफिट क्या होगा आपका, कम, तो यहां पर आप 100 लिखोगे। ठीक है, 100 रुपए 100 है। उसके बाद फोर्थ हो गया। फिफ्थ में ये परचेज आपका एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस के तो डेबिट बैलेंस होता है, आप डिक्रीज कर रहे हो उसको, क्रेडिट कर रहे हो, तो डिक्रीज इन एक्सपेंसेस। तो डिक्रीज इन एक्सपेंसेस मतलब प्रॉफिट क्या होगा, खर्चा कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। डिक्रीज इन एक्सपेंसेस, डिक्रीज इन एक्सपेंस 500, तो आप यहां पे इसको लिखोगे फिफ्थ वाले पॉइंट को। मिस्टेक इन, उसको रेक्टिफाइड करें, क्या गलती थी पहले वो लिख रहे अपन, मिस्टेक इन पोस्टिंग, ओके, इन परचेज। अब आपने देखे प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा प्रॉफिट बढ़ेगा बच्चे, इसीलिए कह रहा हूं आपको प्रॉफिट बढ़ेगा क्योंकि एक्सपेंस कम हो, डिक्रीज इन एक्सपेंस हो, तो प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। खर्चा कम हो। अब आपने यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट है, तो वो कोई आपका एक्सपेंस इनकम नहीं हो, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, उसमें मेरे प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, लेकिन यहाँ पे 6 क्या था आपका, क्या नेचर था उसका, अच्छा, क्रेडिट सेल रॉन्गली क्रेडिटेड टू, अच्छा, सेल्स wrongly credited to trade receivable, तो यहां पे प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं यहां पे टोटल करता हूं, प्रॉफिट किन आइटम से बढ़ रहा है और किन आइटम से मेरा कम हो रहा है। से 500, 600, 650 और एक कितना 100, सो नेट इंक्रीज मेरा प्रॉफिट में हो रहा है। नेट इंक्रीज कितना होगा मेरा, 650 से बढ़ रहा है, 100 से मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है, तो मेरा प्रॉफिट नेट 550 से बढ़ेगा। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एडजस्टमेंट, the profit will be increased by रुपीज 550। प्रॉफिट मेरा 550 से बढ़ेगा, प्रॉफिट विल बी इंक्रीज बाय रुपीज 550। ओके, तो प्रॉफिट हमारा क्या होगा, 550 से बढ़ेगा। ये से इफेक्ट पूछा था, लॉजिक समझे, जो आपके इनकम और एक्सपेंस है उसकी वजह से प्रॉफिट में फर्क आएगा, तो डिक्रीज इन एक्सपेंस प्रॉफिट बढ़ेगा, है ना। डिक्रीज इन इनकम आपका अगर एक्सपेंस कम हो रहा है तो प्रॉफिट बढ़ेगा, इनकम कम हो रही तो प्रॉफिट क्या होगा, कम। वैसे मैंने रीजन यहां पे आपको लिख दिया ग्रीन कलर से, ठीक है। ऐसा होना चाहिए भाई, ऐसा एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझना चाहिए सारे पॉइंट, ठीक है। ओके, एक और चीज ने पूछा अपने को,
बस इसको अपन करेंगे, फिर आज का सेशन अपना खत्म। सस्पेंस अकाउंट पूछा है तो थर्ड आप जल्दी से एक सस्पेंस अकाउंट बना लो। पांच छह लाइन का इसको ड्रॉ कर लेना। ठीक है, अब देखो पहली एंट्री में सस्पेंस आया क्या आपका? पहली एंट्री में देखो सस्पेंस आया, आपने पहले इसमें ये लाइन ऐसे कैसे आ गई? यहां पे गलती से आई होगी। ओके, अब देखो पहली एंट्री में सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करें 50 रुपीज से, तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे आप अगेंस्ट एक्सपेंसेस टू एक्सपेंसेस अकाउंट, कितना? 50। एक और चीज बेटा, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में दिया, देखो मैंने आपको बताया था ये आपका डेबिट एक्सेस था, तो करके बताया था आपने इस तरह से। डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 150 था क्रेडिट में तो आप यहां पे लिख लो, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, बाय ऑलरेडी दिया है डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 150। फिर उसके बाद यहां पे सेकेंड पॉइंट उसने अपने से कहा है, फिर सस्पेंस को डेबिट किया अगेंस्ट सेल्स 100, तो सस्पेंस को डेबिट करो अगेंस्ट सेल्स 100। उसके बाद फिर थर्ड पॉइंट में सस्पेंस को डेबिट किया 225, नहीं सॉरी, सस्पेंस को क्रेडिट किया 225 अगेंस्ट सप्लायर, $225। ओके, सप्लायर बोलो, ट्रेड पेबल बोलो, ठीक है। ओके ओके, उसके बाद क्या आपका, फिर आपने सस्पेंस को क्रेडिट करे 100 से अगेंस्ट सेल्स रिटर्न, सो बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट, कितना है आपका? 100। उसके बाद फिर यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद फिर फिफ्थ में आपने फिर सस्पेंस नहीं है, फिफ्थ में सिक्स में सस्पेंस है क्रेडिट 100 अगेंस्ट ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। अब एक चीज ख्याल रखना बेटा यहाँ पे आपने, कि अभी तो वैसे तो टैली हो जाना चाहिए, तो अगर आप करो 150 प्लस 225 प्लस 100 प्लस 100 तो कितना हो गया? 575 टोटल आ रही। मगर डेबिट की अपन टोटल देखो, अरे सर ये तो क्लोज हो जाना चाहिए क्लोज नहीं हो रहा। इसका ये मतलब होता है बेटा कि अभी तक के पूरे एरर्स को रेक्टिफाइड नहीं करा गया। तो सर बोले सर हमने गलत किया, हमने नहीं गलत की, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया था अपन ने बराबर उसके हिसाब से सारी चीज लिखे, लेकिन पूरे एरर उस नहीं दिया होगा जब भी ये क्लोज नहीं हुआ, क्योंकि आपको डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस में दे रखा है और आपको एक्सपेंस सारी रेक्टिफाइड अगर कर लेते तो ये क्लोज हो जाना चाहिए था। इसका मतलब ही ये होता है कि बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब ही ये होता है कि अभी तक पूरे एरर रेक्टिफाइड नहीं हुए। ऐसा नहीं कि अपन ने नहीं करे, ऐसा नहीं बोलेगा अरे जुबैर सर ने पूरे एरर रेक्टिफाइड ही नहीं कराया। अरे भैया जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी उसके हिसाब से अपन ने पूरे कर ली, क्वेश्चन में जितना दिया पूरा नहीं दिया, उसमें और एरर कुछ है, नहीं तो क्लोज हो जाता था। इसका मतलब एक मिनट ऐसा लिखा देता हूं, सस्पेंस अकाउंट में अभी भी बैलेंस आ रहा है, क्योंकि डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस तो ऑलरेडी दे चुका है ना, फिर तो नहीं आना चाहिए, आ रहा है। इसका मतलब 100% एरर रेक्टिफाइड नहीं हुए हैं। तो ऐसा नहीं अपन ने नहीं करे, बार बार बोल रहे बोल रहे सर ने अपने को पूरा नहीं करा, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। अरे बाबा पूरा ही करे अपन ने, वो उसने क्वेश्चन में उसने अपने को जितना दिया उतना लिखा, और एरर कुछ होंगे उसको नहीं मिले उसने लिखा वहां पे, ठीक है। तो आज का सेशन यहाँ पे खत्म होता है। जम के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। बस आराम से मैं स्मूथली चलते जा, जैसे मैं पढ़ा रहा बस वैसे करते जाएंगे। अब 2 क्वेश्चन बचे हमारे, क्वेश्चन नंबर
2021 अगले सेशन में अपन बात करेंगे बेटा। आज का होमवर्क लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हो गया, 4 भी हो गया, 5th भी हो गया, 6 भी हो गया, 7th भी हो गया, 8th भी हो गया, अरे 9th भी हो गया, बहुत कर ली तुमने, 9 तक हो गया। कितने टोटल? 14 है ना। 9 10 11 आज 2 दे देता हूं तुम लोग को। चलो कुछ नया तो नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क और क्वेश्चन नंबर 11 बस 2, 10 और 11 आज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आज का होमवर्क, 2 क्वेश्चन। आज का सेशन यहाँ पे खत्म होता है। टेक केयर, बाय बाय।